हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो बेटा ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2020 के लिए चालू करेंगे। और कुछ समय पहले इंस्टीट्यूट ने आरटीपी नवंबर 20 को इशू किया था। और बेटा देखो, इस आरटीपी में मैं दो बातें करूंगा। मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही ये वीडियोस बनाऊंगा। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व है, आंसर पढ़ के आपको वैसे भी आंसर आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है। तो केवल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ही अपन ये वीडियोस बनाएंगे। तो एक इनकम टैक्स का होगा और एक जीएसटी का वीडियो होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारे भी हैं इसके अंदर। जो क्वेश्चन मैंने अभी देखे हैं नवंबर 20 के आरटीपी में, बहुत प्यारे क्वेश्चन भी हैं, कुछ छोटी छोटी इशू हैं। मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या गड़बड़ कर सकते हो क्वेश्चन करते वक्त। और बेटा एज ए स्टूडेंट में एक बात आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये बात मेरी आप गांठ बांध लेना अच्छी तरह से, कि जब मैं टैक्स का पेपर दूंगा मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करूंगा, ऑब्जेक्टिव को हाथ नहीं लगाऊंगा। नंबर 1 दिमाग में मेरे को ये बात बिठानी है। बेटा ऑब्जेक्टिव में ऐसा लगता है कि भैया पहले ऑब्जेक्टिव करो, हर बच्चे का इंटेंशन सेम होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि पहले वही दिए हुए हैं और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव करेंगे। और बेटा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठते हैं तो भावनाओं में अपन बह जाते हैं और टाइम को बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि भैया मैं 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जितना टाइम दे रहा हूं, क्या वो टाइम में मैं दूसरा क्वेश्चन करके ज्यादा नंबर नहीं ला सकता था। तो इसीलिए बेटा मेरे को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये मैसेज देना है, प्लीज आप ये सभी ध्यान से सुनना। क्योंकि एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आप करने बैठोगे तो आप इमोशनली फूल बन जाओगे। आप उस क्वेश्चन में इतना टाइम डिवोट करोगे 2 नंबर लाने के लिए, और हो सकता है वो भी गलत आ जाए, मे भी हो सकता है कि गलत ही कर दो आप। तो ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी रिस्क अपन नहीं लेना चाहेंगे। अपन पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, पहले डिस्क्रिप्टिव करेंगे ताकि हमारे 70 नंबर का पेपर हो जाए। फिर बचा हुआ टाइम अपन उठाकर इसके अंदर लाएंगे। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो 30 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना दोनों मिलाकर। फिर बाकी की 30 नंबर के लिए मैं आऊंगा अपने ये करने के लिए, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव। और उसमें फिर बेटा मैं पहले ऐसे ऑब्जेक्टिव करूंगा जो कि डायरेक्टली थ्योरेटिकल है, जिनमें कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, अभी बात करेंगे अपन, जिसमें कि टाइम कम लगता है। तो पहले मैं वो वाले ऑब्जेक्टिव करने की सोचूंगा, उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्टिव तरफ जाऊंगा जिसके ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है मेरे को। तो ये मेरे को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और वो तो है ही बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर बाई चांस लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट कर पाता तो जय माता दी, लेट्स रॉक तो है ही हमारे पास, कुछ भी तुक्का मारेंगे, पेपर तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो बेटा ये बात मेरी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों की मैक्सिमम गलती ये मैनेजमेंट में होती है। स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से डील करेंगे। तो आप प्लीज गड़बड़ मत करना, बहुत ध्यान से ये लॉजिक अपनाना। अब चालू करते हैं आरटीपी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आज का लेक्चर है, फिर एक जीएसटी का भी बनाएंगे। तो 2 लेक्चर में अपन इसको निपटाएंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मिस्टर ए एज 52 साल इज ए सीईओ ऑफ XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड। तो सीईओ है मतलब नौकरी वोकरी करता हूं मैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ही अर्न सैलरी ऑफ 1,65,00,000 रुपए। तो मेरी सैलरी की इनकम है, ऑब्वियसली अर्न सैलरी है, तो अगर हेड की इनकम मैं निकालूंगा तो मैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना नहीं भूलूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर पे अमाउंटिंग टू ₹1,06,500। ये 1128 का LTCG है बेटा, लिस्टेड शेयर का, जो 1 लाख से ऊपर ही 10% टैक्सेबल होता है। ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹482,778 ऑन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी कमाया है। इनकम अंडर हेड IOS है, ये आपको पता होगी। इसके अलावा मेरी जानकारी और आपके सामने है, ही डज नॉट रिसीव HRA फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर ए टुक ए लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2017 फॉर रिपेयरिंग ऑफ हिज हाउस। तो मैंने मकान की रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है, ठीक है, दिल्ली, और मकान मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक बात है। एंड पेड इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग ऑफ ₹80,000 एंड 1.5 लाख टूवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द PY 1920। तो याद आया मेरे को, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मैं HP हेड में ले लूंगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है, रिपेयरिंग का लोन है। तो बेटा आपको याद हो तो 30,000 तक की लिमिट लग जाएगी। ये कानून आपको याद होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तक के सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की लिमिट तभी लगती है जब कोई लोन मैंने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो। यहाँ पे लोन मैंने रिपेयरिंग के लिए लिया है। और 1.5 लाख मैंने प्रिंसिपल भी चुकाया है। अब याद बच्चों को क्या आएगा बेटा, 80C में सर छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की। प्रिंसिपल अमाउंट 80C याद करो, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल का छूट 80C में मिलता है। पर बेटा 80C में केवल मकान के परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया जाता है उसी के प्रिंसिपल की छूट मिलती है। मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बोला था
यहाँ पे मैंने जो लोन लिया वो रिपेयर के लिए लिया है, तो ब्याज का तो छूट मिल जाएगा एचपी हेड में जाकर, पर प्रिंसिपल का कोई छूट नहीं मिलने वाला है। ये गड़बड़ हो सकती है। अगर एटीसी का क्वेश्चन में डिडक्शन पूछे तो बच्चा इसका डिडक्शन ले लेगा, जो कि सरासर गलत है, नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। मिस्टर ए हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टूवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो 80D A123 B123 मेरा कैलकुलेशन आपको याद होगा। भाई के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ये तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि ए में आता है मैं और फैमिली, याद करो, और बी में आते हैं पेरेंट्स, तो भाई तो किसी एंगल में नहीं 80D के अंदर। मेडिकल प्रीमियम ऑफ पेरेंट्स है 17,670, तो बी का 1 लग जाएगा। खुद का और वाइफ का 21,000 बाय चेक है, तो ये हो जाएगा ए का 1। मैं याद होगा आपको, है ना, ए बी से अपन ने याद करता है, इसलिए मेरे को आपको ऐसे बोल रहा हूं मैं। उसके बाद 6400 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में वाइफ के लगे, ये हो गया ए का 3, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ए का 3 हो गया। ये डिपॉजिट ₹1 लाख टूवर्ड्स पीपीएफ में जमा कराऊंगा तो एटीसी की छूट है, ठीक बात है। 50,000 रुपए मैंने डिपॉजिट कराया है टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में याद करो बेटा 80 सीसीडी की छूट मिलती है टीयर 1 के लिए, और टीयर 2 के लिए अमेंडमेंट बताया था मैंने 80 सी की छूट मिलती है। तो टीयर 1 में मैंने जमा कराया है 50,000, ये मैं लूंगा 80 सीसीडी में, और ये वाले जो आएंगे वो 80 सी में आएंगे, पर वो 80 सी में टीयर 1 के अंदर तभी छूट मिलती है, सॉरी टीयर 2 के अंदर तभी छूट मिलती है जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं तो ये वाले 2.5 लाख रुपए वेस्ट है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड इन्होंने एक पॉइंट डाल दिया इसके अंदर, तो ध्यान रखना। एनपीएस के टीयर 2 वाले अकाउंट में जब मैं पैसा डालता हूं तो मेरे को 80 सी में छूट दी जाती है। एनपीएस के टीयर 2 वाले अकाउंट में जब मैं पैसा डालता हूं तो मेरे को टीयर एनपीएस में 80 सी में छूट मिलती है, पर वो जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें नहीं हूं तो कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैंने 5,30,000 रुपए एडवांस टैक्स जमा कराया है, और मेरे एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया है मेरी इनकम में टैक्स का 51,89,000। बाकी का जो टैक्स है मैं रिटर्न की डेट में दे दूंगा, जो 27 जुलाई को मैं रिटर्न भरूंगा, ठीक है। आपको अब ऑप्शन सुनने हैं, तो ये वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6A। क्या होता है बेटा चैप्टर 6 से, आपको याद होगा चैप्टर 6 से मतलब होता है बेटा मेरा 80C से लेकर 80U के डिडक्शंस। क्या होता है चैप्टर 6 से, 80C से लेकर 80U के डिडक्शंस। तो अगर मैं बातचीत करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिखना चालू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 80C का मेरे क्वेश्चन दिमाग में बैठ चुका है, तो मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख रहा हूं। 80C में बेटा मेरे को एक ही छूट मिली है, पीपीएफ दिख रहा है मेरे को 1 लाख रुपए का। वो टीयर 2 वाला छूट में ले नहीं रहा, प्रिंसिपल में ले नहीं रहा। अभी मैंने आपको बोल दिया प्रिंसिपल अमाउंट भी 80C में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि रिपेयरिंग का हाउसिंग लोन है। अगर परचेज कंस्ट्रक्शन का होता तो प्रिंसिपल का 80C में मिलता है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। और टीयर 2 वाला क्यों नहीं ले रहा एनपीएस में टीयर 2 वाले पैसे का? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, मैं इस क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, ठीक है। तो एक तो 80C का मैंने छूट ले लिया, पीपीएफ वाला 1 लाख का, ठीक बात है। इसके बाद आता हूं बेटा मैं एक 80CCD1 में छूट ले लेता हूं। वो एनपीएस के टीयर 1 में जो मैंने 50,000 रुपए जमा कराए थे, तो 50,000 और मेरी सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, याद होगा आपको अच्छी तरह से। तो मेरी सैलरी तो बहुत है यार, करोड़ों में सैलरी, तो मैं उसकी लिमिट निकालने की मेहनत ही नहीं करा। 50 की छूट 80CCD1 में मिल रही है, याद आ रहा होगा आपको, याद तो आनी ही चाहिए, तभी आपके मतलब है, बाकी तो क्या मतलब। इसके बाद फिर अगला सेक्शन 80D दिख रहा है मेरे को एक। 80D में मैं आता हूं, सबसे पहले मैं ए के 1 में चलता हूं। ए के 1 में देखो मेरा और मेरी बीवी का हेल्थ इंश्योरेंस मैंने किया 21, लिमिट है 25, दोनों में से कम 21, ठीक है। फिर ए का 3 आ रहा है 6400 रुपए मैंने हेल्थ वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में बीवी के लगाया, 6400 और 5 की लिमिट है, तो 6400 और 5 दोनों में से कम हो गए 5, दोनों की टोटल हो गई 26। पर आपको याद हो तो 26 की लिमिट हो जाती है, 25 में लिमिट में रुक जाती है, तो अल्टीमेटली इसका जो डिडक्शन आएगा वो आ जाएगा 25,000 रुपए का। 80D के ए का 1 हो गया ये, ठीक है। तो 25 का छूट 80D के ए के 1 में हो गया, और बी का 1 आ गया मेरे पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस मैंने करवा रखा है 17,670 का, और उसकी जो लिमिट होती है बेटा 50 की होती है, सीनियर है पेरेंट्स तो, क्योंकि मैं 52 साल का हूं तो पेरेंट्स तो फिर सीनियर ही होंगे, तो दोनों में से कम 17,670 की और मिल गई, तो ये 80D की दोनों छूट होगी 25 और 17,670। ऑब्जेक्टिव है तो प्रेजेंटेशन तो यूजलेस है यार, आपको तो केवल करना है, तो आपको समझाने के लिए इतना सुंदर लिख रहा हूं, बाकी तो मैं बिल्कुल नहीं लिखता तेरा। इसके अलावा बेटा मेरे को एक और छूट है जो सब भूल जाते हैं, वो हो गया 80TTA।
सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है मेरे को 4,82,000, तो याद हो तो 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है टीटीए में अंदर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की, तो ये जाकर आपकी छूट हो जाती है। तो ओवरऑल मिलाकर जो 80C से लेकर 80U की जो छूट इस क्वेश्चन में आ रही है वो है 1,50,000, 25,000, 17,670 और 10,000। अगर मैं इसकी टोटल करूं, कैलकुलेटर का है 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 17,670 प्लस 10,000, तो बेटा ये आ रहा है 2,02,670। तो ये आपके सामने का आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले का 2,02,670। तो ये है फर्स्ट का आंसर 2,02,670। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा, ऊपर के डेटा के अलावा अब अज्यूमिंग करना है, तो इसको आप सेपरेट रखेंगे, ऊपर से कोई रिलेशन नहीं। अज्यूमिंग मिस्टर ए पे रेंट ऑफ 65,000 पर मंथ फॉर हिज रेंटेड हाउस एट मुंबई टू मिस्टर सी ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, इज मिस्टर ए लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सच रेंट। याद आया, रेंट पे टीडीएस काटने का सेक्शन है 194I। 2,40,000 से ज्यादा का रेंट होता है तो मेरे को टीडीएस काटना पड़ता है। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में तो 2% काटना होता है, बिल्डिंग पे मेरे को 10% काटना होता है। पर 194I में टीडीएस मेरे को तभी काटना होता है बेटा जब मैं टैक्स ऑडिट वाला पर्सन हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ को याद रखना, उसमें तभी काटना होता है जब वो टैक्स ऑडिट में आते हैं। इस क्वेश्चन में मैं टैक्स ऑडिट में आ ही नहीं सकता क्योंकि बेटा मेरी कोई बीएनपी की इनकम ही नहीं है, तो 194I तो नहीं लगेगा, मेरे को पहली लाइन से पता पड़ गया। पर फिर मेरे को याद आता है, आपको याद आता है नहीं आता पता नहीं, एक सेक्शन था 194IB, उसमें मेरे को लिखा हुआ था कि अगर मैं ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ हूं जो टैक्स ऑडिट में नहीं आता और मैं 50,000 रुपए महीना या उससे ज्यादा किराया दे रहा हूं किसी बिल्डिंग के लिए, तो उसके ऊपर मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा आईबी के अंदर, और वो टीडीएस मेरे को साल के लास्ट महीने में काटना है, दैट इज मार्च 2020 में। तो वो लग सकता है बेटा, देखो क्योंकि मैं टैक्स ऑडिट में तो आता नहीं, अगर मैं टैक्स ऑडिट में आता नहीं तो 194I तो लगता नहीं, पर इसमें बेटा 194I भी लग रहा है। 50 से ज्यादा है, टैक्स ऑडिट में नहीं आता हूं, तो इसीलिए मैं ऑप्शन अगर देखूं तो पहला ऑप्शन है यस मिस्टर ए इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%, 5 की रेट ही आईबी में, तो 3250 एवरी मंथ, नहीं एवरी मंथ तो नहीं काटना है, 10% वाला हो ही नहीं सकता। तीसरा यस मिस्टर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एट 5%, आईबी की रेट 5 ही है, अमाउंटिंग टू 39,000 इन द मंथ ऑफ मार्च 20। ये है बेटा सही, क्योंकि मार्च 20 में मेरे को काटना पड़ेगा, ये हो नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। वैसे याद आना चाहिए आपको कानून। तो टीडीएस फेवरेट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैं पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीएस का टॉपिक। चलिए, What would be the amount of net tax payable for the assessment year 2021? नेट टैक्स पेबल का मतलब तो बेटा पूरी इनकम निकालनी पड़ेगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आकर आपको मार देते हैं, अब क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर कितने का होगा, ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होगा। 2 नंबर के लिए टोटल इनकम निकाल रहे हैं, उसका टैक्स निकाल रहे हैं, इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 नंबर के लिए। मेरे जैसा स्टूडेंट हो तो मैं तो छोड़ दूं इसको, क्यों करूंगा मैं ऐसे पागलबंती के काम। टैक्स निकालना मतलब क्या होता है यार, कोई हलवा है क्या जो बैठे बैठे निकल जाएगा। इनकम निकालो, टैक्स निकालो, इतना लंबा कैलकुलेशन है। खैर, पर अगर टाइम बच रहा है तब तो बिल्कुल करेंगे हम, वो अलग बात है। पर अभी बाकी के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता था कि ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन करना है। चलो करते हैं, तो इनकम निकालनी पड़ेगी, करता हूं मैं चालू। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरी इनकम है सैलरी हेड की 1,65,00,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहा हूं मैं 50,000 का। ये होगी बेटा मेरी इनकम सैलरी हेड की 1,64,50,000। एचपी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो एनएवी मेरी 0 हो जाएगी, दिया हुआ है, और उसमें मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लूंगा बेटा मैक्सिमम 30, क्योंकि रिपेयर के लिए हाउसिंग लोन का मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन 30 मिलता है, तो 30 का डिडक्शन ले लिया। 30 का लॉस है एचपी का, एचपी का लॉस किसी भी हेड से सेट हो जाता है, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। बीएनपी की इनकम है नहीं। कैपिटल गेन में एलटीसीजी हुआ है 112A वाला, जो कि है 1,06,500 रुपए का गिवन है। अब याद करना 1,06,500 क्यों लिख रहे हो सर, 1 लाख तो एग्जाम्प्ट होते हैं बेटा, एग्जाम्प्ट नहीं होते, मैंने आपको बीच में भी कहा था। 112A का एलटीसीजी 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल होता है, तो कमाऊंगा वो तो पूरा लिखना है यहाँ पर जब मैं टैक्स निकालूंगा तो बेटा मैं 1,06,500 में से 1 लाख लेस कर दूंगा, 6500 भी 10% निकालूंगा, वो टैक्स निकालते वक्त करूंगा मैं। और आईओएस के अंदर वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया मेरा जो है
482778। ठीक है, ये है बेटा मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 1,70,09,278। इसमें से मैं लेस कर दूंगा 80C से 80U के डिडक्शन। जो बढ़िया है कि मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव में निकाल रखे थे 2,02,670। ये आ गई टोटल इनकम। एक करोड़ 68,00,000 क्या है ये 6,608 हरी बेटा। तो मैं 608 को 610 लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जो टोटल इनकम मैं निकालूंगा और नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपये में होनी चाहिए। टोटल इनकम भी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में होनी चाहिए और टैक्स भी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में होना चाहिए, ध्यान रखना, भूलना मत। तो ये मेरी टोटल इनकम आ गई। अभी भी आंसर नहीं आया, मेरे को इसके ऊपर टैक्स निकालना है। 1,68,06,610। इसमें से बेटा वो स्पेशल इनकम एक ही है, इसमें वो अलग कर रहा हूं मैं। 1,06,500 112 वाला LTCG, और बाकी अलग कर रहा हूँ जो है 1,67,00,000,000,110। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ों में एक तो अमाउंट है, सरचार्ज का भी लफड़ा पड़ेगा, करोड़ है आपको पता ही अच्छी तरह से। तो अब इसमें से मैं 1,00,000 रुपए पहले लेस करूंगा, 6500 पे लगा दूंगा 10%, 650 तो इसका टैक्स हो गया। और इस पे वही अपना स्लैब रेट लगा देता हूँ 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, और बाकी का बचेगा 1,57,00,00110। इस पे तो 30%, 4710033। बहुत सारी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो कैलकुलेशन वाइज मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया है। पर आपको आती है 30% सभी निकाल लेंगे यार, इसमें क्या करके बताएं। 20% 1,00,000 रुपए और 5% 12,500। सबकी टोटल कर लेता हूँ, ये आ गया है 48,23,183। ठीक है, सबका टोटल टैक्स हो गया 48,23,183। ठीक है, अब इसके ऊपर जोड़ूंगा मैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज 15% है बेटा, वो अमेंडमेंट नहीं लागू होगा। याद है आपको, बीच में मैंने अमेंडमेंट बताया था कि जो मेरी 1128 की इनकम है और 1191 वाली, उसमें मैक्सिमम सरचार्ज 15 से ज्यादा नहीं लग सकता। यहाँ पे वैसे भी मेरी अदर इनकम इतनी नहीं है कि मैं 25-37 में पहुंचूं, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना भी मेरा टैक्स बनेगा उसके ऊपर बिंदास में 15% सरचार्ज लगा दूंगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है कि वो अमेंडमेंट वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। 48,23,183 पे 15% में लगाऊंगा तो आएगा 723,477.45। टोटल हो जाएगी 55,46,660.45। इसके ऊपर अभी भूल मत जाना 4% आपके HEC जुड़ेगा, 221,866.42। टोटल हो जाएंगे 57,68,526.87। ठीक है, इसको अगर मैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लूँ तो हो जाएगा 57,68,530। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं है। 57,68,530 शायद ऑप्शन में होगा, ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसा इन्होंने दिया होगा, नहीं है। चलो 57,68,530 आ गया है। अब इसमें नेट टैक्स पेबल निकालना है, तो नेट का मतलब क्या होता है, जो एडवांस टैक्स में जमा करा चुका हूं और जो TDS कर चुका है वो लेस करना पड़ेगा। तो लेस करूंगा, एडवांस टैक्स 5,30,000 का है और जो TDS ऑलरेडी कर चुका था वो है 51,89,000 का, तो डिफरेंस आता है 49,530। तो ये आपका आंसर है इसका, सी ऑप्शन। टैक्स पेबल है 49,530 रुपीज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो खैर टैक्स निकालना है, खैर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा कानून वाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सीधा ही है।
चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B। याद आया 234B, बच्चों को तो याद ही नहीं होगा, ये ऐसे सेक्शन है जो बच्चे पढ़ते ही नहीं अच्छी तरह से। 234B कब लगता है? जब मैं एडवांस टैक्स जमा ही ना कराऊं, या एडवांस टैक्स जो जमा कराऊं वो असेस्ड टैक्स के 90% से कम कराऊं। याद करो, तो फिर मुझे 234B का ब्याज देना है। अभी मैं चेक करता हूं, ये है मेरा बेटा असेस्ड टैक्स 57,68,530, और ये मेरी तरफ से टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है 530 और 51,89। अब ऐसा मत करना बेटा, एडवांस टैक्स का मतलब ये नहीं कि एडवांस टैक्स जो भी टैक्स है, मतलब एडवांस टैक्स भी जमा हो गया, टीडीएस जमा हो गया, तो अल्टीमेटली सरकार के पास कितने पहुंच गए वो देखो। तो देखता हूं मैं पहले 57,68,530 का 90% होता है 51,91,677। इससे ज्यादा पहुंच चुका है सरकार के पास, तो मैंने जमा करा दिया है कम से कम 90%, इसीलिए 234B का कोई ब्याज यहां पे लगने वाला नहीं है। तो आंसर आएगा बेटा नील। 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया, उलझाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कब लगता है? जब जमा ही ना हो, जमा तो है क्योंकि टीडीएस एडवांस टैक्स जमा कर रखे मैंने तो, और जमा है पर 90 से कम है, तो मेरा तो 90 से बहुत ज्यादा जमा है, तो कोई ब्याज मेरे ऊपर लगने वाला नहीं है 234B का। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म, सेकंड पे आता है। मिस चंचल, एज 45, प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा फॉर हर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20। 2 सालों का डेटा दिया है मैंने आपको, 18-19 और 19-20 का। एक तो मैं बिजनेस करता हूं, वैसे तो करती हूं पर मैं तो करता हुई बोलूंगा, तो एक मैं बिजनेस कर रहा हूं एजेंसी का, उसके अलावा मैं टेरो कार्ड रीडर भी हूं, भविष्य बताता हूं लोगों का, ठीक है। तो 18-19 में मेरे बिजनेस की रिसीट, 19-20 की बिजनेस की रिसीट, प्रोफेशन की रिसीट और टोटल रिसीट। ठीक बात है, बढ़िया बात है। चलो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 शी पेड एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 टू ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग और ओल्ड फर्नीचर। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिया 194C। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। She has taken service from renowned interior designer for her self-occupied residential property for which she paid 2.5 लाख। Self-occupied residential property for which she paid 2.5 लाख। तो ये 194J है, इंटीरियर डेकोरेशन मतलब प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट है 194J। पर याद आया 194J में लिखा हुआ था कि अगर मैं पर्सनल कारण से कभी पेमेंट करूंगा तो टीडीएस नहीं काटना पड़ता, क्योंकि टीडीएस का लफड़ा आने वाला है इसके अंदर। फर्दर ऑन 28 मई जुलाई 2019 ही सोल्ड 1 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 50 लाख, ठीक है। 50 लाख में प्रॉपर्टी बेची, स्टाम्प वैल्यू है उसकी 52 लाख, बढ़िया बात है। खरीदी थी 40 लाख में 28 अप्रैल 17 को। इमूवेबल प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 2 साल होता है ना, 2 साल रखूंगा तो शॉर्ट टर्म 2 साल से ज्यादा पे लॉन्ग टर्म 28 अप्रैल 17 से 28 मई 19, 28 अप्रैल 17 से 28 अप्रैल 18 1 साल, 28 अप्रैल 19 2 साल से ऊपर हो गए तो लॉन्ग टर्म है नेचर, तो ठीक है आगे काम आएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का 780, ठीक है, पुराना कोई LTCL आ रहा है। और ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल इंकर्ड ए लॉस ऑफ 70 लाख रुपए ऑन ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव नो सिटी डिबेट। अब बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है उसमें ट्रेड करके 70 लाख का नुकसान हो। वैसे मैंने आपको क्या कहा था कि जब मैं कोई शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेडिंग करता हूं तो जो बिजनेस ये जो इनकम मेरी होती है वो स्पेक्यूलेशन होती है। पर बेटा ध्यान रखना, वैसे तो डेरिवेटिव वर्ड आपके लिए इतना कोई काम का नहीं, पर आप ये ध्यान रखो कि अगर मैं डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूं, कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूं, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, तो ऐसी सिचुएशन में इसको स्पेक्यूलेशन नहीं माना जाता बेटा। यानी कि ये जो बिजनेस है मेरा ये नॉन स्पेक्यूलेशन ही है, ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, इसको नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का ही लॉस माना जाएगा। ध्यान रखना ये स्पेक्यूलेशन नहीं है, तो ये ध्यान रखते हुए अपन को चलना है। बिजनेस लॉस हुआ है 70 लाख का कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर। अब एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, ये तो पहले कर रखा शायद। इज मिस चंचल इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स, ये क्या है यार, इज मिस चंचल लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर PY 1920। टैक्स ऑडिट कब कराना है? जब मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो और प्रोफेशनल की रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर हो। तो 1920 में देखता हूं मैं, मेरे बिजनेस का टर्नओवर है बेटा 85 लाख, 1 करोड़ से नीचे है। प्रोफेशन है 47 लाख, 50 लाख से नीचे है। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं ये देख लेते हैं बच्चे, 1 करोड़ 32 लाख तो 1 करोड़ से ऊपर है।
दोनों का अलग अलग लिमिट है। बिजनेस में मेरे को सबके अकाउंट अलग अलग है बेटा, बिजनेस का अलग है, प्रोफेशन का अलग है, अलग अलग ऑडिट होगा दोनों का। क्योंकि मेरे बिजनेस का टर्नओवर भी 1 करोड़ से नीचे है, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिप्ट भी 50 लाख से नीचे है, दोनों ही उस लिमिट से नीचे है, मेरे को टैक्स ऑडिट नहीं करानी। तो मेरा तो आंसर है ये रहा बी, नो एज द ग्रॉस लिमिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। ये होगा आंसर। सेकंड का फर्स्ट बी है। क्या दे रखा है यार, चलिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस चंचल फॉर PY 1920। अब बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करा, 194C कहता है 30,000 से ज्यादा पे TDS काटना पड़ता है। कानून याद होगा तो ही मजा है, बाकी तो कोई मजा नहीं है। देखो, और मैंने प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट करा, वो भी 30,000 से ऊपर हो तो देना पड़ता है। पर 194J में लिखा हुआ कि अगर मैं पर्सनल रीजन से देता हूं तो मेरे को TDS नहीं काटना पड़ता। और इन दोनों में भी वही खास बात है बेटा, 194C और J दोनों में एज एन इंडिविजुअल HO मेरे को TDS तभी काटना है जब मैं लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में आया हूं। अभी मैं चेक करता हूं क्या मैं लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में था क्या। लास्ट ईयर मतलब 18-19 में। देखो 18-19 का मेरा टर्नओवर कितना है, बिजनेस का 78 लाख नहीं था बिजनेस में, प्रोफेशन भी 50 से नीचे है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं आया था। मैं नहीं आया था तो बेटा 194C भी नहीं लग सकता, J भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो एज एन इंडिविजुअल HO मेरे ऊपर तभी लगता है जब मैं लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में आता हूँ। आपको याद है बहुत सारे सेक्शन में कानून था कि इंडिविजुअल HO को तभी TDS काटना है जब वो लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में आया हो, करंट ईयर नहीं, लास्ट ईयर, ध्यान रखो। यहां पे तो नहीं है, तो C और J लगता नहीं है। पर फिर एक अमेंडमेंट आया था, अगर आपको याद हो तो 194M करके अमेंडमेंट था। वो मेरे को कहता था कि अगर ऊपर C और J में जो इंडिविजुअल HO बच गए, C और J में जो इंडिविजुअल HO बच गए, जो जिन पे C और J नहीं लगता, उन लोगों पर 194M लगता है अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट होता हो साल भर का, कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल फीस का और ब्रोकरेज कमीशन, 3 थे वहां पे नाम। पढ़ना बेटा, अमेंडमेंट था, मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको 194M की याद दिलाई थी। आप दिख रहा है नहीं कि RTP में ऑब्जेक्टिव है, नहीं ऑब्जेक्टिव में एक तो आपका TDS और एक रिटर्न, दोनों बड़े काम की चीज है, तो आप बिल्कुल ध्यान देना। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो 194M है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो मेरे जो पेमेंट हो रहे हैं वो तो बहुत छोटे छोटे, 1-20 कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूं, 2.5 लाख उसको दे रहा हूं, तो ना 194C लगता है, ना J लगता है, ना M लगता है, तीनों ही सेक्शन TDS के नहीं लगते हैं। तो मेरा जवाब है बेटा कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है। आंसर बहुत ईजी है, निल। बस दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भैया कब क्या लगने वाला है। आगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर चंचल। अच्छा, कैपिटल गेन निकालना है, वो बेचा था ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, वो तो सीधे निकल जाएगा। सबसे पहले मैं सेल प्राइस लिख दूंगा, कितने में बेची मैंने प्रॉपर्टी अपनी, 50 लाख, स्टाम्प वैल्यू 52 लाख है। 50C कहता है दोनों में से ज्यादा को मानो, पर वो तभी मानो जब वो 105% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा स्टाम्प वैल्यू हो। तो अगर मैं कंसिडरेशन निकालता हूं तो 50 लाख है, 50 लाख का 105% बेटा होता है 52.5 लाख। तो ये ट्विस्ट वहां पे लग गया, और स्टाम्प वैल्यू 52 है, इसका मतलब कि यहां पे जो मैं सेल कंसिडरेशन ट्रीट करूंगा वो 52.5 नहीं करूंगा, 50 लाख करूंगा। पहला पॉइंट, गड़बड़ 52.5 नहीं, यानी कि 52 नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि स्टाम्प वैल्यू इज नॉट मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टाम्प वैल्यू इज नॉट मोर देन 105% ऑफ माई कंसिडरेशन। कानून है, पता होगा आपको। लॉन्ग टर्म नेचर है तो माइनस कर दूंगा इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट कर लेते हैं, कॉस्ट दी हुई है 40 लाख, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर के ईयर का नंबर 289 ही है, 1920 में ही बेचा है। खरीदने का साल है 17-18, जिसका नंबर है 270। 40 लाख डिवाइड बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 289, ये आती बेटा 42,50,000। तो बेटा LTCG आ रहा है 7,50,000 का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बेसिक है, मतलब आपके लिए इतने तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो आंसर बेटा ये C, 7.5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ,
What is the amount of loss which can be carry forward to AY 21-22 assuming that business income is 45 लाख and professional income is 25 लाख। अब ध्यान दो, इस साल बेटा मेरा LTCG हुआ है, अभी निकाला मैंने 7.5 लाख का, और ब्रॉड फॉरवर्ड LTCL आ रहा है, गिवन है 7,80,000 का। तो एक बात तो साफ दिख रही मेरे को, 30,000 तो कैरी फॉरवर्ड होंगे LTCL के, 30,000 कैरी फॉरवर्ड होंगे LTCL के। 30,000 कैरी फॉरवर्ड होंगे LTCL के, और LTCL का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है अंडर सेक्शन में भी 74 है, ठीक है। अब क्या BNP की इनकम देखो बेटा, 45 की तो बिजनेस इनकम है, 25 का प्रोफेशन इनकम है, टोटल हो गया मेरे पास 4 5 6 70 लाख। और बेटा 70 लाख का ही मैंने वो लॉस कमोडिटी ट्रेडिंग में खाया था, तो 70 में से 70 पूरे सेट हो जाएंगे, तो BNP का लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो जाती है बेटा, अगर 70 को आपने स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस मान लिया होगा तो आप उसको कैरी करोगे, क्योंकि ये तो नॉन स्पेक्यूलेशन की इनकम है 70 लाख, पर एक्चुअल में वो 70 स्पेक्यूलेशन नहीं है, नॉन स्पेक्यूलेशन का ही लॉस है। अभी मैंने बोला कमोडिटी ट्रेडिंग में जो भी लॉस मैं खाऊंगा, कमोडिटी डेरिवेटिव में जो भी लॉस मैं खाऊंगा, एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव में, वैसे तो वो तभी नॉन स्पेक्यूलेशन मानना है जब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो, पर एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव में अगर मैंने CTT पे नहीं भी कराओ तो भी उसको नॉन स्पेक्यूलेशन ही मानना है। नॉन स्पेक्यूलेशन के चक्कर में डेरिवेटिव वर्ड पे ध्यान देना, मतलब आप डेरिवेटिव वर्ड क्या होते हैं। डेरिवेटिव वैसे तो ये फाइनेंस का वर्ड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड वर्ड है, मेरे को तो पता है, पर मैं आपको भी बता के टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, इतना हमको दिमाग नहीं समझना डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसलिए वो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होगा। तो मात्र एक ही लॉस हो रहा है मेरा, वो हो रहा है C 30,000 अंडर सेक्शन 74, बस एक ही लॉस कैरी होगा जो है 30,000 अंडर सेक्शन 74। चलिए जी, तो ये तो हो गए बेटा आपके दो केस स्टडी वाले क्वेश्चन, दो तो ऑब्जेक्टिव केस स्टडी के आते हैं आपको बताइए। अब आपके कुछ छुटपुंजी क्वेश्चन भी उन्होंने दिए हुए हैं। अब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है एक एक। मिस्टर ए एज 45 ईयर सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर ₹52 लाख ऑन 4 अक्टूबर 2019। तो मैंने 52 लाख में क्या करी, एग्रीकल्चर लैंड बेची 4 अक्टूबर 2019 को, अक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 49.25 लाख, जो मैंने 49,25,000 में खरीदी थी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लैंड बेची है। अब मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है, याद करना, बशर्ते वो रूरल हो। पढ़ते हैं अभी, सिचुएटेड एट 7 किलोमीटर फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख, ये रूरल है। याद करो बेटा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, ऐसी जमीन जो 10,000 या उससे 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे आबादी तो देखो बेटा 4 लाख है, पर आपको याद है ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में होती है, उससे केवल 6 किलोमीटर तक की दूरी की जमीनें ही अर्बन मानी जाती है। याद करो, मैंने कहा था आपको डेफिनेशन याद करो रूरल की कैपिटल एसेट में। तो क्योंकि ये 4 लाख वाली म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में जमीन नहीं है, 4 लाख से 7 किलोमीटर बाहर की जमीन है, यानी कि 6 से बाहर की हो गई, तो ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन गई, अर्बन नहीं रह गई। अर्बन क्या होती, अगर 6 किलोमीटर के अंदर रह जाती, विद इन 6 किलोमीटर होती तो अर्बन होती, 7 है रूरल है। तो ये तो खत्म कर देता हूं मैं। इसके अलावा एक और एग्रीकल्चर लैंड बेची है 53 लाख में, खरीदी थी 46 लाख में, जो 1.5 किलोमीटर है, म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 12,000, ये बन जाएगी। क्योंकि अगर आपको याद हो 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच की दूरी 3 थे स्लैब, 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक 2 किलोमीटर, 1 लाख से 10 लाख 6 किलोमीटर, 10 लाख से ऊपर 8 किलोमीटर विद इन। तो अब अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशन 12,000 है, तो 12,000 की म्यूनिसिपैलिटी है, तो इधर जो जमीन होगी वो तो अर्बन है ही, और इसके 2 किलोमीटर की दूरी की जमीनें भी अर्बन होती है, ये है डेफिनेशन। तो ये 1.5 किलोमीटर है, तो ये अर्बन है, तो सेकंड वाली जमीन अर्बन हो गई है। तो निकालना कैपिटल गेन, ये तो सिंपल ही है यार,
क्या है सेकंड वाली जमीन का नेचर देख लेता हूँ। अनादर एग्रीकल्चर एंड बेची 53 लाख में है, खरीदी 46 लाख में थी, बेची है मैंने 12/12/19 को, खरीदी है 15/12/18 15/2/18 को। तो जमीन में 2 साल से ऊपर में लॉन्ग टर्म बन जाएगी। 15 फरवरी 18 से 15 फरवरी 19, 15 फरवरी 20, ये तो शॉर्ट टर्म है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। है तो सेल कंसिडरेशन हो गया बेटा 53 लाख, कॉस्ट हो गई आपकी 46 लाख। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा STCG 53 और 7 4 4 3 7 लाख का STCG आ रहा है। बी आंसर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 7। ठीक है, फोर्थ में आते हैं। मिस्टर अर्जुन होल्डिंग 1000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड अक्वायर ऑन 1 जुलाई 18 फॉर 600 पर शेयर, सोल्ड 500 शेयर टू मिस्टर शौर्य ऑन 1/5/19 फॉर 550। अच्छा, अर्जुन ने 600 में शेयर खरीदे थे, 550 में शौर्य को बेच दिए। बढ़िया बात है, बेचने दो। एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 65 पर शेयर ऑन 20 जुलाई 19। अरे तो वाला कानून लग गया बेटा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, जो भी रेसिडुअल टॉपिक में मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था। डिविडेंड स्ट्रिपिंग 94/7, रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले अगर शेयर खरीदे और रिकॉर्ड डेट के अगले 3 महीने में शेयर बेच दिए, तो 94/7 कहता है कि अगर कोई लॉस होगा तो अप टू द लिमिट ऑफ इनकम इग्नोर करना है। वही वाला कानून है, 100% लग रहा है। तो रिकॉर्ड डेट बेटा है 20 जुलाई 19 को। देखो बेटा 20 जुलाई 19 है रिकॉर्ड डेट, और 1 मई 19 को शौर्य ने शेयर खरीदे विद इन 3 मंथ, पिछले 3 महीने में खरीदे। ठीक है, और 65 रुपए मिल गया डिविडेंड, जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, शौर्य ने 300 शेयर तो 475 में बेच दिया 28 सितंबर 19 को, यानी कि अगले 3 महीने में बेच दिए। देखो देखो 20 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, उसके अगले 3 महीने में शेयर बेच दिए, तो 94/7 एप्लीकेबल है इन 300 शेयर पे। और 200 शेयर बेचे हैं 450 पे 28 अक्टूबर 19 को, ये 3 महीने बाद बेचे हैं, तो इनके ऊपर 94/7 नहीं लगेगा बेटा, 300 पे लगेगा शुरुआत वाले, क्योंकि 3 महीने पहले खरीदे, 3 महीने के बाद में बेच दिए। और बाद के जो 200 शेयर है बेटा मैंने खरीदे तो विद इन पिछले 3 महीने में, पर बेचे नहीं 3 महीने में, तो 94/7 लगेगा नहीं। अभी रिसेंटली मैंने ये लेक्चर आपको भेजा था, होप आपने पढ़ा होगा। बच्चे अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तो परेशान ही रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम अबाउ मेंशन इन्फॉर्मेशन, शौर्य वाज होल्डिंग हैविंग ओनली LTCG। अच्छा, LTCG अनलिस्टेड शेयर पे ऑलरेडी मैं कमा चुका हूँ 50, और कोई इनकम मेरी है नहीं, मेरी टोटल इनकम निकालनी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं पहले 300 शेयर का गेन निकाल लेता हूँ। 300 शेयर सेल करे, नेचर तो दोनों के शॉर्ट टर्म में बेटा, देखो 12 महीने के अंदर अंदर ही मैं बेच रहा हूँ, तो नेचर तो शॉर्ट टर्म ही, उसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले मैं 300 शेयर बेच देता हूं। 300 मैंने बेचे कितने में, 475 में, तो हो गया 142500। खरीदे कितने में थे मैंने, ये खरीदे थे 550 की रेट पे, तो 550 की रेट के हिसाब से हो गया 1,65,000, तो ये हो गया STCL 22,500। पर 94/7 क्या कहता है कि जितनी मेरे को डिविडेंड इनकम मिली होगी उतने लॉस को इग्नोर करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा डिविडेंड जो मेरे को मिल गया इनके ऊपर। तो 300 शेयर पे मेरे को रिकॉर्ड डेट पे 65 रुपए मिल गए, उतने तक का लॉस इग्नोर करना है। तो 300 × 65 के हिसाब से मेरे को मिल गया 19,500। तो एक्चुअल में इन शेयर का जो STCL होगा वो मात्र 3,000 ही काउंट करना है। ये 94/7 लगा इधर, और बाकी के 200 शेयर मैंने बेचे हैं 450 की रेट पे, तो बेच दिए 90,000, और खरीदे वही 550 पे थे 1 लाख। STCL इस पे हो गया मेरे को 10 का, इस पे कोई 94/7 नहीं लगेगा क्योंकि 3 महीने बाद बेचे। तो फाइनली मेरी टोटल इनकम क्या होगी, LTCG मेरे पास है ऑलरेडी 50 का, और STCL हो गया मेरे पास दोनों का मिलाकर 13 का, और STCL आराम से सेट ऑफ हो जाता है LTCG से। तो फाइनली मेरी और कोई हेड की इनकम तो है ही नहीं, तो मेरी टोटल इनकम आएगी 27,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 27,000 आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये वाला क्वेश्चन बेटा बाद में करते हैं, 5वां बाद में देखेंगे। 6 पे आते हैं।
ये तो बहुत इजी है। मिस्टर निशांत, मिस्टर निशांत Mr. Nishant, a resident but not ordinary resident for previous year 18-19, तो NOR हूं मैं 18-19 में, NOR हूं तो क्या हुआ होगा 18-19 में मेरी इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन इनकम पे तभी लगेगा जब मैं BNP से, ठीक है, कानून दिमाग में पहले फटाफट फिट करना है मेरे को। एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 1920, और 1920 में मैं OR बन गया हूं, यानी इंडियन फॉरेन दोनों इनकम टैक्स। हैज रिसीव रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कैनेडा, तो कैनेडा की प्रॉपर्टी का रेंट है, मतलब फॉरेन में अक्रू हो रहा है, 1 लाख ड्यूरिंग 18-19। अच्छा, 1 लाख रुपए की फॉरेन इनकम 18-19 में थी, जो बैंक में भी, अच्छा अक्रू भी विदेश में हो गया, रिसीव भी विदेश में हो गया, 18-19 में हो चुका था। तो 18-19 में मैं NOR था, तो इस फॉरेन इनकम पे टैक्स लग ही नहीं सकता था, समझ गए अच्छी तरह से। तो 18-19 में इसमें कोई टैक्स नहीं लग सकता था। 19-20 में मैंने रेमिट करे, आपको पता ही अच्छी तरह से, रेमिटेंस करके 19-20 में इनकम इंडियन नहीं बनने वाली, तो क्या ये रेंट टैक्सेबल होगा? तो ये तो जवाब है बेटा नो नो नो, खत्म बात है। नो सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल, ना तो 18-19 में ना 19 में। तो बच्चों का क्वेश्चन आपको पता ही अच्छी तरह से, इसमें समझाने की जरूरत मेरे को नहीं लग रही है। 7 और बहुत ईजी है। मिस्टर दिनेश, ए रेसिडेंट इंडिया हैज ए ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,30,000 comprising of interest on saving account and rental income during the year 1920. He incurred expenditure of 2 lakh for his son for study tour to Europe. ठीक है, whether he is required to file the return. याद करो रिटर्न किसको फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 1 कंपनी और फर्म को करना होता है, याद करो 139(1), भूलना मत, याद कानून होंगे तो ही मजे है रिटर्न के। तो एक तो कंपनी फर्म को भरना ही है, बाकी सारे पर्सन को तभी भरना है जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से और वो 54 के एग्जाम्पशन। अगर ये सारे एग्जाम्पशन वगैरह लेने के पहले मेरी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखो बेटा मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 230 है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 की, तो 2.5 से मेरी नीचे ग्रॉस टोटल इनकम है, तो अभी तक तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर फिर मैंने नोटिफाइड पर्सन बताए थे, वहां पे मैंने कहा था अगर मैं फॉरेन ट्रेवल करता हूं तो मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बशर्ते मैं खर्चा 2.5 लाख से ऊपर करूं। मेरे ख्याल से 2.5 लाख ही था, आई एम जस्ट कंफ्यूज, 2.5 लाख था मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल पे खर्च करे, तो वो भी नीचे है, दोनों ही केसेस में नहीं है। यानी कि ना तो मेरी GTI बेसिक से ज्यादा है, ना मैंने फॉरेन में जो ट्रेवल करा है वो लिमिट से ज्यादा करा है खर्चा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो जवाब है कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो मैं डी आंसर को टिक कर रहा हूं, नो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इजी सिंपल सॉल्व। ये होते बेटा ये वाले क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, केवल क्विकली दिमाग लगाना और फटाफट से कर लेना। अरे ये तो वही है। मिस्टर निहार मेंटेन सेविंग अकाउंट इन करंट अकाउंट इन मेरा बैंक। याद करो 194N अमेंडमेंट हुआ था। अगर मैं अपने बैंक से अकाउंट में पैसे निकालता हूं साल भर के 1 करोड़ से ज्यादा, तो जितने भी एक्सेस अमाउंट निकालूंगा 1 करोड़ से ऊपर, उसमें बैंक वाले TDS काट के देंगे 2%। ठीक है, तो वही वाला कानून है। और ये कानून लागू हुआ था बेटा सितंबर 2019 से। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि 1 सितंबर 2019 से ये कानून लागू हुआ है मेरे ऊपर। 1 सितंबर 2019 से ये कानून मेरे ऊपर लागू हुआ है। और 1 सितंबर 2019 के बाद अगर मेरे बैंक से जो मैंने पैसे निकाले वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% TDS कटेगा। पहले मैं देखता हूं 1 सितंबर 2019 के पहले मैं कितने निकाल चुका हूं। देखो 15 लाख, 22 लाख, अब कोई सा भी अकाउंट से फर्क नहीं पड़ता मेरे को, 20 लाख, 3, 5 लाख, 4, ये चारों अमाउंट तो मैं 1 सितंबर 19 से पहले निकाल चुका हूं। ये टोटल करता हूं मैं एक बार, 15 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 5, 62 लाख रुपए में निकाल चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने निकाले 35 लाख, 38 लाख और 25 लाख। ये कितने हो गए? 98 लाख। अब टोटल मिला के देखता हूं तो दोनों की टोटल कितनी हो गई है? 62 प्लस 98, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। और याद करो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं TDS कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि 1 करोड़ का टोटल 1 सितंबर 19 के बाद होना चाहिए। TDS 1 सितंबर 19 के बाद वो काटेंगे, पर जब मैं एक टोटल करूंगा तो पूरे साल के निकाले गए पैसे देखूंगा। तो टोटल साल भर में जो पैसे मैंने निकाले वो 1 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। अब 1 सितंबर 19 के पहले वाले और ये दोनों मिलाकर देखने हैं। अब हो चुके हैं
तो टीडीएस तो कटेगा, कितना कटेगा, पर जो 1 करोड़ से ऊपर पैसे निकाले उस पर कटेगा, पूरे पे नहीं कटता है। तो 60 लाख पे 2%, ये है टीडीएस जो 194N में कटने वाला है, दैट इज 1,20,000। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अमेंडमेंट है इसलिए शायद उन्होंने पूछा है, तो अमेंडमेंट में फोकस करना है आपको, ध्यान रखना। तो टीडीएस ऑफ 1,20,000 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। 8 हो गया, और एक आपके सामने बचता है 5वां क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल में भी है, मेरे को जहाँ तक पता है। वैसे ये सेक्शन बहुत यूजलेस था, फिर भी पहले अपन ने ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करा है सेक्शन के ऊपर, तो मैं सेक्शन को भी डिस्कस करूँगा और इसका आंसर भी अपन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बेटा कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके आराम से, पर बेटा प्लीज सॉल्व जरूर करना। आरटीपी बिना आरटीपी करे आप मत जाना एग्जाम में। सब सब्जेक्ट की आरटीपी करनी है आपको, हर सब्जेक्ट की आरटीपी करना जरूरी है। यहां तक कि एमटीपी भी आएगा अभी रिसेंटली आपका, वो भी जरूर करना। क्वेश्चन आते हैं बेटा, आ जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बैठ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पैटर्न पता पड़ जाता है कि कैसे अपन को डील करना है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो टीडीएस का कानून था मेरे सामने। टीडीएस में मैंने ये पढ़ा था कि मैं टीडीएस काटूंगा और काट के जमा कराऊंगा। अब टेक्निकली क्या होता है बेटा, मेरे पास 2 लायबिलिटी होती है एज ए टीडीएस डिडक्टर। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रब करूं, तो बेटा क्या होता है, टीडीएस के अंदर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक तो डिडक्ट करने की, पहले तो काटना है और फिर डिडक्ट करके पे भी करना है। डिडक्टेड अमाउंट को क्या करना है, पे करना है गवर्नमेंट के पास। अगर आपको याद हो तो बीएनपी में मैंने क्या पढ़ा था कि अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा या काट तो लिया पर जमा नहीं कराया रिटर्न फाइल करने की डेट तक, तो खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। नॉन रेसिडेंट का तो पूरे डिसअलाउड कर देंगे, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं तो अगर रेसिडेंट को कर रहा हूं तो 30% डिसअलाउड कर देंगे। ठीक है ना, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो अभी क्या है कि इन्होंने टीडीएस नहीं काटने पर और काट के जमा नहीं कराने पर इन्होंने इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं टीडीएस पे नहीं काटने पर या जमा नहीं कराने पे इंटरेस्ट कितना लगता है, और ये दिया गया बेटा सेक्शन 201 पे। आज तक के इतिहास में कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, पहली बार आरटीपी में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं भी वापस से इंपॉर्टेंट बन जाए तो मैं आपको इसकी इंटरेस्ट रेट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पहली गलती, अगर मैं टीडीएस नहीं काट रहा हूं तो कितना ब्याज लगेगा। नहीं काटने पर, डिडक्ट नहीं करा तो ब्याज लगेगा बेटा 1% पर मंथ, और पार्ट दे रहा हूं वो तो आपको पता ही है, इनकम टैक्स की रेट 1% ही है। 1 महीने का 1% ब्याज लगेगा, ये तो होगी रेट। और कितने टाइम का ब्याज लगेगा, कब काटना चाहिए था, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड की डेट देखनी है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं, कब काटना चाहिए था उस दिन से लेकर कब काटा, इतने टाइम का ब्याज मुझे टीडीएस अमाउंट पे देना पड़ेगा। टीडीएस अमाउंट पे मतलब जैसे 90,000 का पेमेंट करो और मान लो उस पर 10% टीडीएस काटना था तो 9,000 के ऊपर ये ब्याज कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का ब्याज लगाना है। टीडीएस नहीं काटने का ब्याज है ये, और कब से कब तक का, जब काटना चाहिए था, जिस दिन काटना चाहिए था उससे लेकर जब काटा उसमें जितने भी महीने कंप्लीट हुए। मान लो ये टाइम आ गया 2 महीना 10 दिन तो 3 महीने का ब्याज है, ये टाइम आ गया 2 महीना 20 दिन तो भी 3 महीने का ब्याज है, वो आपको पता है, पार्ट दे रहा हूं। और अगर टीडीएस काट लिया पर जमा नहीं करवाया तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहा, 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं, 1 महीने का 1.5%। और इसका टाइम क्या होगा, सीधी सी बात है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए। कब जमा होना चाहिए था टीडीएस, कब जमा कराना चाहिए था वो वाली डेट देखनी है, और कब एक्चुअल में जमा कराया। बस इस टाइम के बीच में जितने भी महीने होंगे उतने टाइम का मेरे को 1.5% ब्याज और देना है। तो ये कानून आपका 201 है, टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता है। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। An amount of 40,000 was paid on
मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 19, तो मैंने 1 जुलाई 19 को पेमेंट करा मिस्टर एक्स को 40,000 का प्रोफेशनल फी का बिना टीडीएस काटे। अभी मेरे को याद है प्रोफेशनल फी पे मेरे को 10% टीडीएस काटना होता है, तो 40,000 पे 4,000 टीडीएस 30,000 से ऊपर पे काटना होता है। 30,000 से ऊपर के पेमेंट पे 40 का पेमेंट है, मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था 4,000, मैंने नहीं काटा, ठीक है। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ 50,000 वाज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन 28 फरवरी 20। फिर फरवरी 2020 में एक और पेमेंट ड्यू हो रहा है इसका 50 का। तो मैंने क्या करा, 50 ये वाले और 40 पुराने वाले, 90,000 का सीधा 9,000 का टीडीएस 28 फरवरी 20 को काट लिया। तो 28 फरवरी 20 को मैंने 9,000 का टीडीएस काट लिया पुराना और ये मिलाकर, ठीक है। और ये वाला जो टीडीएस का पैसा था, ये जो 9,000 रुपए थे, मैंने जमा कब कराया जाकर 22 जून 20 को। अब टेक्निकली क्या होता है, फरवरी में जो टीडीएस जमा कराएंगे वो मार्च में जमा हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो मैंने कब जमा कराया, 22 जून को जाकर जमा कराया, तो ये भी लेट हो गया, यानी काट के जमा भी नहीं कराया टाइम पे। तो मेरे को इंटरेस्ट निकालना है 201 का। तो कैसे निकालूंगा, पहले मैं इंटरेस्ट निकालता हूं उस टीडीएस का जो डिडक्ट नहीं किया था टाइम पे, मतलब कितने रुपए का अमाउंट है वो 4,000 रुपए। 40,000 पे जो मैंने टाइम पे टीडीएस नहीं काटा था, तो 4,000 पे बेटा मेरे को 1% ब्याज देना पड़ेगा नहीं काटने वाले अमाउंट पे। और वो कितने टाइम का देना पड़ेगा, जब काटना चाहिए था। मैंने पेमेंट कब करा बेटा, जुलाई 19 में करा था, कहां गया रे, हाँ जुलाई 19 में। तो जुलाई से लेकर मैंने कब काटा, फरवरी, तो जुलाई टू फेब, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 8 महीने। तो ये 8 महीने का ब्याज मैं लगा रहा हूं 4,000। 8 महीने का टाइम हो गया इसके अंदर, तो 8 महीने का जो ब्याज आएगा 4,000 पे, 4,000 पे 1% होता है 40 रुपए, डिवाइड बाय 12 नहीं करता, आपको पता है ना, 1% की रेट 1 महीने की है, तो 4,000 पे 1%, 1 महीने का ब्याज 40 रुपए बनेगा, 8 महीने का ब्याज 320। और फिर एक और इंटरेस्ट में निकालूंगा टीडीएस जो पे नहीं करा टाइम पे, और वो था 9,000। जो 9,000 मैंने काटे फरवरी में, वो मेरे को फरवरी के बाद मार्च में दे देनी चाहिए, अगले महीने की 7 तारीख तक देने होता है मेरे को टीडीएस। ध्यान रखना बेटा, जो भी मैंने जिस महीने मैंने जितना टीडीएस काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक देना जरूरी है, पर मैंने नहीं दिया। मैंने फरवरी में टीडीएस काटा था, यानी फरवरी एंड में, तो मार्च में देना चाहिए था। मैंने कब देना चाहिए था, 7 मार्च को, और मैंने कब दिए उसको, 22 जून को। तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का ब्याज इसमें लगाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे को तो पार्ट में तो दिमाग नहीं लगाना, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने दिख रहे हैं। तो 9,000 पर 1.5% 4 महीने का, तो 9,000 का 1.5% अगर मैं करूं तो 9,000 का 1% होता है 90 रुपया, 90 रुपया, और 9,000 का आधा परसेंट होता है 90 का आधा 45, 135 रुपया इंटू 4 महीने, 540 रुपया। तो टोटल जो इंटरेस्ट मेरे को देना है वो हो गया 320 प्लस 540, हो गया 860। तो पांचवे का आंसर आपके सामने है बी वाला 860। तो बेटा ये जाकर आपके इनकम टैक्स के सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व करा दिया है। आपके आरटीपी का डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आंसर आपकी आंखों के सामने है। जब आंसर सामने होता है तब तो हम वैसे ही कर लेते हैं आराम से। आपने अगर देखा हो तो अमेंडमेंट पे फोकस है, 194M का क्वेश्चन था, N का क्वेश्चन था, अमेंडमेंट में फोकस है, बिल्कुल किया है इन्होंने अमेंडमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। और आपने ध्यान दिया तो टीडीएस और रिटर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने ज्यादातर रखे हैं, तो ध्यान रखना बेटा। और मैंने पहले ही कहा था ऑब्जेक्टिव लास्ट में करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपका दिमाग बहुत खुला होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आपको कानूनों की पकड़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस खूब ज्यादा चाहिए उसके लिए। इसीलिए आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए ताकि आप क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस कर चुके हैं उसकी। बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है, केवल बोल के सुन के कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने ही सुन लो कितने ही कर लो, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया ताकि और आपको प्रैक्टिस मिले ये क्वेश्चन करके। तो एक और लेक्चर बेटा जीएसटी के ऑब्जेक्टिव का करा दूंगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में नहीं करा रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सॉल्व है, मेरे को मेहनत करने की कोई जरूरत विशेष उसमें लगती है। ठीक है, तो ओवर करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।